Okay, so welcome to the maths class again and आज का टॉपिक जो है वो सेट थियरी है और इसको हम मे बी दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी आपका होगा इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सेट थियरी का थोड़ी सी हिस्ट्री। अभी जैसे क्योंकि ये सेट थियरी एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में। तो इसमें हम सबसे पहले एकदम बेसिक करेंगे और सेकंड जो पार्ट होगा वो मोस्टली एक्सरसाइज और अगर कुछ बाकी कंसेप्ट बाकी रह गए जो इसमें कवर नहीं होंगे वो कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सेट थियरी क्या है। ठीक है, तो सेट थियरी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सेट थियरी का जो इन्वेंशन हुआ या फिर जो डिस्कवरी हुई कि सेट थियरी एक्चुअली क्या है सेट थियरी और क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी मैथ्स में। ठीक है, तो पहले जानते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कब कब स्टार्ट हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ओरिजिन में यही हमें पता चलेगा कि कब स्टार्ट हुआ और इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो 18 अराउंड 1850 के बाद 1850 के बाद का समय है जब एक मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर वो क्या कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो नंबर सिस्टम क्रैश कोर्स से, तो ये एक नंबर सिस्टम का लाइन था रियल नंबर का। ठीक है, जो जाता है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट करते हैं कि यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे फोर है, थ्री है, टू, फोर, फाइव, सिक्स, टू कहीं बीच में है। ठीक है, तो ये हैं हमारे पॉइंट्स। ठीक है, तो इस इन पॉइंट्स को काउंट करने के लिए जब जॉर्ज कैंटर काउंट करना चाह रहे थे कि कितने पॉइंट्स होंगे इस पे, इस नंबर लाइन पे, क्योंकि उस समय तो नंबर लाइन था, लेकिन उन किसी किसी ने ये डिटरमाइन नहीं किया था कि इस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर जॉर्ज कैंटर के दिमाग में आया कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको काउंट करना मुश्किल है। काउंट करना मुश्किल है मतलब नंबर ऑफ रियल रियल नंबर्स, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ रियल नंबर्स। नंबर ऑफ रियल नंबर्स कितना काउंट होगा ये पता नहीं था उनको। तो क्या किया इन्होंने, तो उस समय डिस्क्राइब कर दिया कि हमें अगर काउंट करना है तो रियल नंबर काउंटेबल नहीं है, क्योंकि काउंट जो हम करते हैं वो करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से या होल नंबर से। तो होल नंबर जीरो से लेके वन टू थ्री इनफाइनाइट तक जाता है, नेचुरल नंबर वन से लेके इनफाइनाइट तक। अब चैलेंज ये था कि रियल नंबर इतना ज़्यादा है कि उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर रियल नंबर से कम होगा। तो ठीक है, तो उस समय कलेक्टिवली डेफिनेशन देने के लिए कि कितने नंबर एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगे, उसका डेफिनेशन देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मेथड ट्राई किया उन्होंने जिसको बोलते हैं डिस्क्राइब करना। कि सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल नंबर में इतने नंबर हो सकते हैं, या फिर एक तरह से एक तरह से एक बॉक्स में बता देना कि ऐसा डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को समझते हैं आगे। जैसे अगर हमें ये बोल दिया जाए
कि एक एक डेफिनेशन दे देना जिसमें ये होगा कि लिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 2 3 जाता है इनफाइनाइट तक। क्या इसको लिख पाना पॉसिबल है कि कितने नंबर होंगे? इसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? डिस्क्राइब करना पॉसिबल है। डिस्क्राइब करना पॉसिबल कैसे है? इस तरह से कि हम बता दें कि सभी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 टिल इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन इसको लिखना पेपर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहाँ तक नंबर जाएगा? 1,000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब कितने भी जीरो बढ़ा दे, इनको काउंट करना, लिख पाना। अब इसको हम तो लिख तो ले रहे हैं, लेकिन इसके इसके पहले क्या क्या होगा? फिर उसके पहले कौन सा नंबर होगा? फिर उसके पहले कौन सा नंबर होगा? इसके पहले ये वाले नंबर होंगे, उसके पहले ये वाले होंगे, फिर उसके पहले ये वाले होंगे। सबको लिख पाना पॉसिबल है? नहीं। तो क्या पॉसिबल है? डिस्क्राइब करना पॉसिबल है। तो उस डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन को, या फिर किसी ऐसी चीज को जिसको हम मैथमेटिकली हम बता नहीं सकते कि क्या है, उसके उसके डिस्क्रिप्शन के लिए सेट थियरी का इन्वेंशन हुआ। और वो इन्वेंशन हुआ था 873 में, जब जॉर्ज कैंटर ने इस चीज को की डिस्कवरी की थी कि नेचुरल नंबर का काउंट जो है वो रियल नंबर के काउंट से बहुत कम है। जैसे कि अगर ये रियल नंबर है, अगर ये दो नंबर दिया हुआ है 1 8, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1 + 8/2, 9/2, ये 9/2। अब इन दोनों के बीच में नंबर अगर लेके आना है तो 9/2 + 1/2, 9/2 + 1/2, मतलब 11/2/2, ठीक है। ये हो जाएगा 11/4। मतलब ऐसे करते जाएंगे तो इसमें इसमें ही अगर हाफ करते जाएं, हाफ करते जाएं, हाफ करते जाएं, तो बहुत नंबर हो जाएंगे। तो उनको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो डिस्क्राइब होता है सेट से, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय, ठीक है। तो ये हो गया आपका समुच्चय सिद्धांत। सिद्धांत कैसे लिखते हैं पता नहीं, सिद्धांत, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत। अब आगे चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जैसे मैंने बताया कि सारे नंबर को लिख पाना इम्पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर दिया, और उसको इस उस डिस्क्रिप्शन को बोल दिए ये सेट है। तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था रियल या नेचुरल नंबर की बात, तो अगर कोई सेट ए मैं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सेट। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हो गया अपना एक सेट, ठीक है। और कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, अगर ऐसा डेफिनेशन दे दिया हमने, तो कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है?
एलिमेंट, जैसे 5 एक नेचुरल नंबर है, एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये एलिमेंट का सिंबल है। ठीक है, तो ये 1873 में किया था इन्होंने, एक पेपर लिखा जिसमें ये चीज़ उन्होंने बताई थी। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 इज। अब ये चीज़ बहुत सोचने वाली चीज़ है, एकदम याद रखने वाली चीज़ है कि ये क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है। ओके, ये होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट तभी बोलेंगे जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 क्या क्या होंगे। अगर मैं किसी से पूछ लूँ कि 10 से छोटे जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो लिखो, तो क्या करेंगे, बोल देंगे 2, 4, 6, 8। ये हो गया, कितने हैं, 4। कितने एलिमेंट आए, इस सेट के डेफिनेशन में कितने एलिमेंट आए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन हमने क्या दी है, कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़े होने चाहिए, अगर ये है डिफाइंड इसका एलिमेंट तो ये जीरो से बड़े होने चाहिए। इवन इंटीजर मतलब दो से डिवाइड होना चाहिए। लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे होने चाहिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, तो ये हो गया वेल डिफाइंड। ठीक है, अब इस चीज को बार बार समझने की जरूरत है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15, बोल रहे हैं ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। लेस देन 15 मतलब कौन कौन से प्राइम नंबर है अपने पास, अपने पास प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13। ये सिर्फ अपने और 3 से डिवाइड होता है, ये सिर्फ अपने मतलब 1 या 3 से डिवाइड होता है, ये 1 या 5 से डिवाइड होता है, ये 1 या 7 से डिवाइड होता है, 1 या 11 से डिवाइड होता है, 1 या 13 से डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इज 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेट को डिनोट करने के लिए या सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमेशा इसका यूज करते हैं, करली ब्रेसेस का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश। अब ये डिफाइंड अच्छे से है, ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश, किसी और लैंग्वेज में नहीं। इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, उसमें से 5 वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे। अब इंग्लिश में मंथ होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ लेकिन जे से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो जनवरी, जून एंड जुलाई, ये अपना हो गया एक सेट, ये हो गया अपना सेट। कलेक्शन ऑफ फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक एकदम वेल डिफाइंड है। फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये हो गया अपना डेफिनेशन। तो सेट थियरी एक्चुअली में बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और इस कॉमन सेंस में थोड़ी थिंकिंग देनी पड़ेगी। तो
एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर कुछ क्वेश्चन आया तो एकदम ध्यान से पढ़ना है और ब्रेक करना है क्वेश्चंस को कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे मैंने ये इसको ब्रेक किया था, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, जो भी होगा वो जीरो से बड़ा होगा, अगर एक्स है तो वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। पॉजिटिव इवन मतलब दो से डिवाइड होगा। इंटीजर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को कंसिडर करना है। लेस देन 10 मतलब 10 से नीचे वाले। तो 10 से नीचे वाले, 10 से नीचे वाले और जीरो से बड़े, सॉरी ये ऐसा होगा, ठीक है। 10 से नीचे वाले और, ये गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं, 10 से नीचे मतलब अगर x है तो 10 से नीचे और जीरो से बड़े, तभी ये पॉजिटिव होगा, और 10 से नीचे होगा और दो से डिवाइड हो रहा है तो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 8 एक सेट हो गया, तो ब्रेक करके पढ़ना है। अब इन सब के क्वेश्चंस हमें डिफाइन द फॉलोइंग सेट है कि नहीं है, ये हमें पता करना है कि जो 7 क्वेश्चन हमने पूछे हैं वो सेट है कि नहीं। अब 10 मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स इन इंडिया, अब हमें सोचना पड़ेगा ये 10 मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स इन इंडिया। अब हमें पता ही नहीं कि ब्रिलियंट कैसे डिफाइन होता है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, हो सकता है मुंशी प्रेमचंद ने जी ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन कंपटीशन इसमें ब्रिलियंसी चेक नहीं होगी। तो 10 मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स इन इंडिया एक्चुअली डिफाइंड नहीं है कि कौन कौन मोस्ट ब्रिलियंट था या कौन मोस्ट ब्रिलियंट है। तो ये सेट है, नो, ये सेट नहीं है, ठीक है। तो फॉल्स। 11 बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट वर्ल्ड, 11 बेस्ट बैट्समैन इन द क्रिकेट वर्ल्ड, ये डिफाइंड है, आई थिंक ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्या मतलब होता है, बेस्ट एक रिलेटिव हो गया, ब्रिलियंट एक रिलेटिव है, बेस्ट एक रिलेटिव है। तो यहाँ पे अगर ये पूछ सकते थे कि 10 प्लेयर्स जिनके हाईएस्ट रन है, 10 प्लेयर जिनके हाईएस्ट रन है, तो हो सकता है किसी का 10,000 रन है, फिर किसी का 9,000 समथिंग है, फिर किसी का 9,008 समथिंग है। तो टॉप जो 10 बैट्समैन आ गए हाईएस्ट रन वाले वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन बेस्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है। नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो अब ये वाली बात, तो ये तो फॉल्स था। अब नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, अब मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो तो सबको पता है, तो पूरा वेल डिफाइंड है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे होंगे वो पूरा मालूम हो जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास, सबको अपने क्लास के सारे बंदे पता होता है कि 60 बंदे हैं या 120 बंदे हैं या फिर 80 बंदे हैं। लेकिन जब भी है, अभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि 2019 में 60 बंदे थे लेकिन पास एग्ज़ाम देने, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कैसे बोल सकते हैं कि डेली जो मैक्सिमम है, डेली उस क्लास में 60 बंदे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल, जैसे कि अगर डीपीएस का कोई बंदा है वो किसी और स्कूल में जाके पढ़ने लगे, क्लास कहीं और करे, उसका नाम कहीं और लिखाया हो, डीपीएस है और भी जो भी स्कूल्स हैं, तो एक स्कूल का बंदा दूसरी स्कूल में क्लास नहीं करने जाता, जिस क्लास में एनरोलमेंट रहता है उसका उसी क्लास में जाता है। तो ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये एक सेट है। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लेस देन 100, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 3 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, लेकिन हमें कहाँ तक पूछ रहा है, लेस देन 100, ठीक है। तो ये हो गया, वेल डिफाइंड है। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, अब मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड डिफाइंड नहीं है,
ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव हो गया। किसी के लिए हो सकता है डेंजरस स्नेक हो, ठीक है, किसी के लिए डेंजरस क्रोकोडाइल हो, ठीक है। तो ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ 10 स्वीट डिशेस, कलेक्शन ऑफ 10 स्वीट डिशेस, ये एक्चुअली डिफाइंड है क्योंकि हमें पता है कि स्वीट डिश कौन कौन से होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं। अगर यहीं पे ये रहता कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट स्वीट डिशेस, तो कलेक्शन ये सेट नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 स्वीट डिशेस है तो कलेक्शन सेट है, ठीक है। सेट नोटेशन बहुत आसान होता है। किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं सेट को, तो मैक्सिमम टाइम मैं ए का यूज़ करूँगा, ए और बी का, ठीक है। मैं ए और बी का यूज़ करूँगा मैक्सिमम, और एक और यूज़ करूँगा यू का। तो ये एक स्पेशल केस होगा जिसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि ए और बी सेट नोटेशन में हम यूज़ करेंगे, जिसमें ए हम बता देंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू 99 नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है। अब इसका एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिमेंट। अगर हम 3 को एलिमेंट डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट्स, ये अभी नहीं पढ़ते हैं, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेंबरशिप, ठीक है। मेंबरशिप, मेंबरशिप मतलब 3 का मेंबरशिप ए में है, 99 का मेंबरशिप ए में है। आगे चलते हैं। सेट नोटेशन, जैसे मैंने बताया कि ये इससे नोटेट करते हैं, और अगला चीज़ है कि हम सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन के लिए हमारे पास दो दो चीज़ें हैं। एक तो है अपना रोस्टर फॉर्म, एक होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि रोस्टर एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में ही होता है, और दूसरा है अपना सेट बिल्डर। सेट बिल्डर जिसका यूज़ जॉर्ज कैंटर ने किया था डिफाइन करने के लिए कि कितने रियल नंबर पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। तो अभी ये समझ लेते हैं, रोस्टर फॉर्म ये होता है कि जहाँ पे हमें दिखता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें ये दिखता है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब जैसे एक अलग होता है जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करते हैं। अभी कैसे होगा, ए इक्वल टू, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने बताया था मेंबरशिप, मैंने क्या बताया था कि अगर ए है, अगर एक्स का मेंबरशिप चेक करना है ए में, कि ए में एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम क्या चेक करते हैं, एक्स ए ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये हम चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स। अगला देखते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट, एकदम इस चीज को नोट करना है और याद रखना है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 6 वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। नंबर सिस्टम में इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने इसका डेफिनेशन दे दिया कि x जो है वो -3 से बड़ा है
और 6 से छोटा है और सारे x इंटीजर हैं। ठीक है, तो -3 से छोटा, अरे -3 से बड़ा क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन 6 से छोटा भी है तो क्या होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये अपना हो गया सेट बिल्डर, जिसमें हम डेफिनेशन दे दिए, सेट ए का डेफिनेशन दे दिए। ठीक है, अब सेट बी जैसे दिया है, अगर हम इसका ट्राई करें तो क्या होगा, इसका अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या होगा, इसका एकदम सिंपल है कि बी एक्स इज सच दैट, ये चीज का नोट करना है, एक्स इज सच दैट एक्स लेस देन 6 एंड x is element of नेचुरल नंबर। ठीक है, x नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is such that x is natural numbers less than 6। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हम्म इसको देखते हैं तो इसको हमें क्या पता चलता है कि C is such that, मैं एक्चुअली ये I will leave up to you to define, give definition, what is happening here, give definition, do it yourself, do it yourself, क्योंकि इसमें एक लॉजिक लगा हुआ है, इसके एलिमेंट्स पे एक लॉजिक लगा हुआ है। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, इस इन सारे नंबर पे एक पर्टिकुलर लॉजिक है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको करें। ये तो एक बहुत बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। प्लीज़ डू इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड बट गिव इट अ ट्राई। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चन। इसको यहाँ पे you have to do it now। D is x is such that x is letters of word trigonometry। अब ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स क्या क्या हैं, T, R, I, G, O, N। O डिफाइंड है तो O दोबारा नहीं आएगा, M डिफाइंड नहीं है तो आएगा, फिर E डिफाइंड नहीं है तो आएगा, मतलब इसमें ऑलरेडी नहीं है तो आएगा, T ऑलरेडी आ चुका था तो नहीं आएगा, Y एक नहीं आया था तो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो D is equals to x is such that x is a letter of word trigonometry। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बहुत कॉमन सेंस लगा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कीप डूइंग इट, टाइम दीजिए और इसको करिए। अगर नहीं समझ में तो कमेंट में बोलिए। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में हम करते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। हाँ, हम भी बोल रहे हैं कि x is such that x equal to 3n and
n की जो वैल्यू है वो चेंज कर रही है 1 से लेके 4 तक, बराबर में है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 और x इक्वल टू क्या है 3n। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ये हो गया अपना रोस्टर फॉर्म। अगला क्वेश्चन, x इज सच दैट x इक्वल टू 2n। तो ये आप लोग खुद करिए, डू इट योरसेल्फ। टेबल फॉर्म में लेके आना है रोस्टर फॉर्म में, ये भी आप लोग खुद करिए, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। x, अगला क्वेश्चन है डी वाला, x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे इसको, इसको तो रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसमें बोलते लेस देन 20 तो अपना लिखना पॉसिबल था, 1 2 3 4 अप टू 20। लेकिन नेचुरल नंबर्स तो इसको सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स का काउंट नहीं है। ठीक है, अगला है x इज सच दैट, इसको भी आप लोग खुद करिए, ए बी सी डी ई। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा, ये n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और x क्या है n स्क्वायर, 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा। You have to do it, apply some math and write it. Okay, now वेन डायग्राम एक जैसा हम बोलते हैं कि सेट क्या है क्या नहीं है। हम जैसे मैंने बताया था कि सेट को मैं डिफाइन करूँगा, डिनोट करूँगा ए से, कभी बी से। तो मोस्टली वेन डायग्राम इस चीज़ के लिए होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सेट, कोई भी सेट डिफाइन किया उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मतलब क्या है मेरा, अगर मैंने डिफाइन कर दिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोलूँगा कि विजुअली मैं ऐसे डिफाइन करूँगा तो कि a एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5। अगर b मैंने डिफाइन कर दिया कि 3 7 5 11, तो मैं क्या करूँगा, b डिफाइन कर दूंगा b 3 7 5 11। ठीक है, तो ये बस वेन डायग्राम का मतलब यही होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और इसका आगे यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, सेट थियरी पूरा कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उनको याद कर लेना है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट, जिसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस तरफ क्या करें। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सिंबल्स इन सेट थियरी मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। एक होता है सिंबल ये, जिसको बोलते हैं, अगर इस तरफ जो है तो इसको बोलते हैं दिस, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इज ए
सबसेट ऑफ, इसको बोलते हैं इज ए सबसेट ऑफ। और यहाँ पे एक सेट होता है और यहाँ पे एक सेट होता है। तो जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम बोलते हैं, समझते भी यही हैं। ठीक है, तो ये सिंबल को याद रख लेना है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी जब यू राइट साइड गिर जाए तो राइट साइड वाला बड़ा इंसान हो जाता है, अगर ये लेफ्ट साइड गिर जाए तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा इंसान हो जाता है। तो जैसे अगर ये लेफ्ट साइड गिर गया तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा इंसान हो गया, तो इसको बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और अगर समझना है तो आप अपने टेक्स्ट बुक वहाँ पे जाके एकदम शांत मन से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो 4 बार पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में जाके पढ़िए, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो टेक्स्ट बुक अपना टेक्स्ट बदलने वाला नहीं है, तो जो डेफिनेशन लिखा है वही डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो ये सिंबल हम समझ लिए। एक और सिंबल होता है, इसी के नीचे अगर इक्वल लगा देते हैं या इसी के नीचे इक्वल लगा देते हैं तो भी, तो इस चीज़ को हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी बस इतना समझ लेना है कि ये होता है इज ए सबसेट ऑफ, ये होता है इज सुपर सेट ऑफ, और ये होता है x इज एलिमेंट ऑफ, x इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इतना सिंपल। तो हम आगे देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। थोड़ा सिंगलटन सेट क्या था, कोई ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जहाँ पे ये पता रहे कि अम, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। मैंने इसके पहले जब एग्जाम्पल्स वगैरह दे रहा था तो एक ऐसा एग्जाम्पल आया था जहाँ पे जो एग्जाम्पल था सिंगलटन सेट का। जैसे कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा इंसान जो जिसकी अपनी एक, मतलब वो अकेला हो। सिंगलटन सेट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अगर आपको पता चल जाए कि वो, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कमेंट बिलो, और मैं रिप्लाई करूंगा ये सही है कि नहीं। लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। तो एक चीज़ का याद रखना है कि वेल डिफाइंड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं हो सकता, फैक्ट है। फैक्ट है मतलब फैक्ट है। तो वेल डिफाइंड, आई मीन जस्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो सिंगल सेट यू हैव टू डिफाइन इट, इसको डिफाइन करके कमेंट बिलो कि योर आंसर, आई विल गिव, आई विल कमेंट राइट it is true or false, it is right or wrong in basic sense. फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जैसे हमें ये समझना चाहिए कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट जैसे अगर हम ये लिखें एक सेट ए, और मैं ये डिफाइन कर दूं ई या पी, पी पी इज सच दैट पी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या होगा फाइनाइट सेट। अब ऐसा तो नहीं कि दुनिया में बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए, नहीं।
कुछ लोग ही बने हैं जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। तो टोटल टोटल शायद 12 या 13 लोग हुए हैं। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ फाइंड आउट। तो वो कौन कौन लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया जिसको डिफाइन करना, और जिसको जो हमें मालूम होता है कि लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि जैसे काउंट द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट है, वो चलता जाएगा, वो है इनफाइनाइट सेट। एक्चुअली एग्जांपल भी आ गया। ठीक है, वो है एग्जांपल इनफाइनाइट सेट जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल। ठीक है, वो है इनफाइनाइट सेट। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं और मालूम होनी चाहिए कि ये होता है। अब होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट तो दो सेट के बीच में होता है। जैसे अगर एक सेट दे दिया ए, ए इज 2 3 4 5 एंड बी 5 3 2 4, तो ए और बी इक्वल सेट है। सिंपल, सिंपल एज दैट। नल सेट या एम्प्टी सेट मतलब, नल सेट या एम्प्टी सेट ऐसे है जैसे जिसका कोई एलिमेंट होता ही नहीं है और इसको एक स्पेशल सिंबल से डिफाइन करते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट होता है फाई या जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो वो होता है एम्प्टी सेट। सबसेट, सबसेट क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक सिंबल में बताया था कि सबसेट क्या है। सबसेट है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट ए और बी, और सबसेट ये होता है कि अगर ए का ए के एटलीस्ट ए का एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए इज, मैंने बोला था ना ये सिंबल होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट